व्हाट्सअप प्रोग्रामर्स, वेलकम टू क्वांटम प्रोग्रामर्स। और आज की वीडियो में हम C++ का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है डेटा हैंडलिंग। कि C++ में हम डेटा को किस तरह से हैंडल करते हैं। हम कंप्यूटर साइंस में चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना यूज कर रहे हो, चाहे वो पाइथन हो, PHP हो, जावास्क्रिप्ट हो, CS हो, लेकिन एट लास्ट ऑफ द डे हम उसमें डेटा ही हैंडल कर रहे होते हैं। सो आज हम देखेंगे कि C++ में हम डेटा को किस तरह से हैंडल करते हैं। और ये वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरह से हम डेटा हैंडलिंग परफॉर्म करते हैं। सो ये थोड़ी लंबी वीडियो होगी, तब तक के लिए लेट्स बिगिन। जिसमें सबसे पहली चीज आती है इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज डेटा हैंडलिंग। सो डेटा हैंडलिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट इज हेल्पफुल टू अदर। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो डेटा को मीनिंगफुल वे में यूजर के सामने प्रिंट करना। सो डेटा हैंडलिंग डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट तरीके से होती है। मैथ्स में अलग तरीके से होती है, साइंस में अलग तरीके से होती है, बिजनेस में अलग तरीके से होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि C++ में हम किस तरह से डेटा को हैंडल करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं डेटा हैंडलिंग के, क्या क्या चीजें आती है डेटा हैंडलिंग के लिए C++ में। जिसमें सबसे मेन कंसेप्ट आता है the concept of data type. So what is data type? So data type are meant to identify the type of data and associated operations of handling it. Simple language में बोलूँ तो आपका डेटा किस टाइप का है, उसका फॉर्मेट क्या है। हमने पिछली वीडियोस में बहुत सारी जगह डेटा टाइप्स यूज कर रहे हैं। सो उनमें से कुछ डेटा टाइप है कैरेक्टर, स्ट्रिंग, रियल, बूल, इंट, फ्लोट, डबल। तो इनमें से ये कुछ डेटा टाइप्स है जो हमने यूज करे हैं और आने वाले टाइम में हम इन्हें और ज्यादा यूज करेंगे। सो नाउ कम्स द टाइप ऑफ डेटा टाइप्स कि डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। सो डेटा टाइप्स जो है वो मेनली दो तरीके में डिवाइड होते हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप्स और डिराइव्ड डेटा टाइप्स। फंडामेंटल डेटा टाइप्स जो होते हैं वो किसी से मिलके नहीं बने होते, ये इंडिविजुअली होते हैं। और डिराइव्ड डेटा टाइप्स जो होते हैं वो फंडामेंटल डेटा टाइप्स को मिलके बन। सो फंडामेंटल डेटा टाइप्स में आपके आते हैं चार, इंट, फ्लोट, डबल और वॉइड। अभी हम C++ 11th स्टैंडर्ड कर रहे हैं तो इनमें अभी यही फंडामेंटल डेटा टाइप्स है। लेकिन अगर आप C++ 17th स्टैंडर्ड करोगे तो वहां पे शायद और ज्यादा फंडामेंटल डेटा टाइप ऐड हो गए होंगे। और डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं हमारे एरे, फंक्शन, पॉइंटर्स, क्लासेस, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड एक्सेट्रा। सो नाउ अब हम फंडामेंटल डेटा टाइप्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और उनके बेस पे मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स भी कराऊंगा ताकि हम सिर्फ थ्योरी ना पढ़े। जिसमें सबसे पहला डेटा टाइप आता है इंटीजर। सो इंटीजर वो डेटा टाइप होते हैं जो होल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 5, 39, -5, -39, -1917, 0 एक्सेट्रा। मींस इनका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल 5 और 5.0 दोनों डिफरेंट है। क्यों? 5 जो है वो इंटीजर है और 5.0 जो है वो एक फ्लोट है। क्यों? क्योंकि उसका फ्रैक्शन पार्ट है। नाउ इस बेस पे हम एक प्रोग्राम करते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर कोड एडिटर। सो वेल हम अपने कोड एडिटर में आ चुके हैं और वेल इस प्रोग्राम में मैं यूजर से एक नंबर इनपुट करवाऊंगा और उससे उस नंबर के 3 मल्टीपल्स निकालूंगा, पहले 3। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम अपने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें इंट नम हो गया नंबर के लिए जो हम इनपुट करवाएंगे, m1 मल्टीपल 1, m2 मल्टीपल सेकंड और m3 मल्टीपल थर्ड। अब हम मैसेज प्रिंट करवाते हैं, यूजर को कहते हैं कि एक नंबर इनपुट करे। सो सी आउट एंटर एनी नंबर और न्यू लाइन सी इन नम। अब जो नंबर उसने इनपुट करा है वो रिप्रेजेंट करेगा m1 इक्वल्स टू नम इंटू 1 और उसी तरह m2 हो जाएगा 2 के इक्वल, m3 हो जाएगा 3 के इक्वल। सो कॉपी पेस्ट करता हूं इसको मैं। यहां पे आएगा 3, यहां पे आएगा 2, यहां पे आएगा m2 और यहां पे आएगा m1। बहुत सारे लोग इस टाइम पे सोच रहे होंगे कि मैं लूप स्टेटमेंट क्यों नहीं यूज कर रहा। मैं लूप इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि हमने अभी तक उसे पढ़ा नहीं है। मैं उतनी नॉलेज ही यूज कर रहा हूं जितना अभी तक हमने परफॉर्म किया है। सो नाउ सी आउट द फर्स्ट 3 multiples of num is m1, m2 एंड m3। अब ये जो मैं डबल कॉट्स लगा रहा हूं
वो बीच में स्पेस देने के लिए लगा रहा हूँ। सो स्पेस, इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे भी स्पेस, एंड लास्ट में आएगा रिटर्न 0, क्योंकि हमारा मेन फंक्शन जो है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अब इसे प्रिंट करते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। एंटर एनी नंबर तो मैं 6 कर देता हूँ। सो द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6 इज 0। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे M3 आएगा। अब दोबारा करता है, 6, एंटर। अब सही है, 6 1 6, 6 2 12 एंड 6 3 18। सो दैट्स इट, प्रोग्राम सही रन हुआ। अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप को पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट डेटा टाइप जो है वो है हमारे पास करेक्टर। सो ASCII मींस अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। उसके अंदर टोटल 256 करेक्टर आते हैं, नंबर्स, लेटर्स, डिजिट, नॉन ग्राफिक करेक्टर, इन सबको मिला के। सो आप अपने कीबोर्ड से जितने भी करेक्टर देख पा रहे हो राइट नाउ, सारी चीजें वो आप इनपुट करवा सकते हो C++ में। सो वेल लेट्स इस पे भी एक प्रोग्राम करेंगे, तो दोबारा से हम अपने कोड एडिटर में शिफ्ट होते हैं। सो वेल इस प्रोग्राम में हम यूजर से कोई भी कैरेक्टर इनपुट करवाएंगे और हम उसका ASI कोड निकालेंगे और वाइस वर्सा। सो लेट्स बिगिन। हम अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। सो सबसे पहले हमें एक कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो CH कैरेक्टर ले लेते हैं, और फिर एक नंबर की जरूरत पड़ेगी, सो इंट नम। और अब हम यूजर से कहेंगे कि एक कैरेक्टर इनपुट करे, सो काउट एंटर एनी कैरेक्टर न्यू लाइन CH। नाउ जो कैरेक्टर उसने इनपुट करा है हम उसका ASI कोड निकालेंगे। सो उसके लिए हम num इक्वल्स टू CH कर देंगे, और फिर द कोड ऑफ CH इज num 0। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो सपोज करो मैं एक कैपिटल A इनपुट करवाता हूं। सो द ASI कोड ऑफ A इज 65। सो ऑफ के बाद स्पेस देना था, दिया नहीं। नाउ इससे जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा A के बाद, जो कि B होता है, हम उसका भी ASI कोड निकालेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, CH इक्वल्स टू CH प्लस 1, और फिर से num इक्वल्स टू CH कर देंगे। सो दोबारा से अब हम सेम लाइन में कॉपी पेस्ट कर देता हूं, कॉपी एंड पेस्ट। अब दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूं मैं। तो सबसे पहले हमने किया था A, ये बीच में कोड तो सही प्रिंट हुआ है लेकिन ये मिक्सअप हो गया है, यहां पे न्यू लाइन प्रिंट करवा देता हूं। सो ASI कोड ऑफ A इज 65 और ASI कोड ऑफ B इज 66। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट प्रिंट हुआ है। सो अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ जाते हैं, जो कि है फ्लोट। सो वेल मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इंटीजर नंबर जितने भी होते हैं उनका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, लेकिन फ्लोट जितने भी नंबर होते हैं उनका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल 12 और 12.0 दोनों डिफरेंट हैं। रीजन 12 जो है वो इंटीजर है और 12.0 जो है वो फ्रैक्शनल नंबर है। सो मैथ्स में हम फ्रैक्शन को अपॉन में डिक्लेयर करते हैं। वो 17/20 हम वैसे C++ में नहीं लिख सकते, तो उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसी पे एक और प्रोग्राम लिखते हैं। सो लेट्स अगेन मूव टू आवर कोड एडिटर। सो वेल इस प्रोग्राम में हम सर्कल का एरिया निकालेंगे। सो लेट्स डिक्लेयर आवर वेरिएबल्स, जिसके अंदर फ्लोट आ गया हमारा रेडियस, और एरिया भी फ्लोट ही आ गया। सो काउट एंटर द ऑफ circle, new line, now cin
सो एरिया जो होता है वो इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, सो 3.14159 इंटू रेडियस इंटू रेडियस, दैट्स इट। सी आउट द area of circle is area and return 0. Execute, compile and run. सो रेडियस हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सर्कल इज 113.097 जो कि सही है। अगर आपको गलत लग रहा है तो एक बार चेक कर लेना, मेरी तरफ से मैंने कैलकुलेशन करी है और ये सही है। सो दैट्स इट, ये था एक प्रोग्राम फ्लोट के ऊपर। अब हम अपने नेक्स्ट डेटा टाइप्स को देखते हैं। सो नेक्स्ट जो डेटा टाइप आता है वो है डबल। सो डबल जो है वो फ्लोट का ही अपग्रेडेड वर्जन कंसीडर कर लो। उससे अपर लेवल की जो कैलकुलेशंस अगर हमें यूज करनी होती है तो हम डबल यूज करते हैं। बस फर्क इतना सा है कि डबल में ज्यादा मेमोरी यूज होती है और फ्लोट में कम होती है। सो डबल में हम ज्यादा नंबर की कैलकुलेशन कर पाएंगे और फ्लोट में कम नंबर की कैलकुलेशन होगी। सो वेल मैंने जो आपको अभी डिफरेंस बताया है वो आगे जाके और ज्यादा चीजों से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा डेटा टाइप कितनी मेमोरी यूज करता है। नेक्स्ट जो डेटा टाइप आता है वो है वॉइड। वॉइड रिप्रेजेंट करता है ब्लैंक वैल्यू को। जैसे 1 अपने आप में एक वैल्यू है, 0 भी अपने आप एक वैल्यू है, तो उसी तरह वॉइड डिक्लेयर करता है ब्लैंक वैल्यू को, मींस जो चीज एम्प्टी है। तो वॉइड कहाँ यूज करते हैं हम, ये भी जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। वॉइड वैल्यू रिप्रेजेंट करती है खाली वैल्यू। सो ये थे फंडामेंटल डेटा टाइप्स डिटेल्ड में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा मॉडिफायर्स इन C++। सो वेल वॉइड को छोड़ के हमारे पास बाकी सारे डेटा टाइप्स के लिए कोई ना कोई मॉडिफायर होता है। सो नाउ द मेन क्वेश्चन कम इज हमें मॉडिफायर की जरूरत किस लिए पड़ी। एक्चुअल में समटाइम्स हमें जो कैलकुलेशन होती है वो प्रिसाइज नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू की आउटपुट चाहिए तो हम उसके लिए इंट यूज करेंगे, लेकिन इंटीजर की जो रेंज होती है वो होती है 32767 से लेके -32768। मींस अगर हम कोई आउटपुट निकालेंगे इंटीजर डेटा टाइप यूज करके तो वो इससे ज्यादा होगा तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई वी यूज मॉडिफायर्स की वैल्यू या फिर हमें रिजल्ट मिलता है तो वहां पे हम मॉडिफायर्स यूज करते हैं। और C++11 स्टैंडर्ड में हमारे पास टोटल 4 मॉडिफायर्स आते हैं, साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग एंड शॉर्ट। सो वेल हम ये मॉडिफायर्स इंट और कैरेक्टर में यूज कर सकते हैं अलॉन्ग विद लॉन्ग एंड डबल। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने एक नोट दिया है जिसमें अगर आप लॉन्ग फ्लोट लिखते हो तो वो और कुछ नहीं बल्कि डबल ही होता है। सो इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको कंप्यूटर मेमोरी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ताकि जब हम इनका साइज कैलकुलेट करें कि इंट का कितना साइज होता है, फ्लोट का कितना होता है, इंट अनसाइंड का कितना होता है, तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कंप्यूटर मेमोरी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है इन यूनिट कॉल्ड बाइट्स। सो एक बाइट जो है वो कंसिस्ट करता है 8 बिट्स का, वेयर एक सिंगल बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी और 1 बाइट कैन रिप्रेजेंट 2 यूनिक कॉम्बिनेशन, आइदर इट्स 0 और 1। हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, आइदर इट्स 0 और 1। और 2 बिट कैन रिप्रेजेंट 4 यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 2^2। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। उसी तरह अगर 8 बिट्स होंगे तो वो होगा 2^8 विच इज इक्वल्स टू 256 यूनिक नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। और उसके अलावा 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल। सो वेल आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है जिसके अंदर हम अपनी मेमोरी स्टोर करते हैं। तो बाइट्स जो है वो एक यूनिट है जिसके अंदर हम कंप्यूटर मेमोरी को मेजर करते हैं। तो 8 बिट्स मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स को मिला के एक बाइट बनता है और एक बिट रिप्रेजेंट करता है 2 यूनिक डिफरेंट बाइनरी नंबर्स, आइदर इट्स 0 और 1। सो वेल इसी को मैं एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने आपको कहा है कि एक बाइट कंसिस्ट करता है 8 बिट्स का, तो ये रहे 8 बिट्स। एक बिट कंसिस्ट करता है 0 और 1 का, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, और 4 बिट्स को मिला के एक निबल बनता है। सो वेल स्मॉलेस्ट कंप्यूटर मेमोरी को हम बाइट बोलते हैं। अब मैं आपको एक चार्ट
चार्ट दिखाता हूँ जिसके अंदर जितनी भी मेमोरीज होती हैं, MB, मेगाबाइट, टेराबाइट, उन सब की कन्वर्जन्स दी हुई है। सो वेल, जैसे मैंने कहा था 1 बिट जो है वो एक बाइनरी डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, आइदर इट्स 0 और 1। 8 बिट को मिला के एक बाइट बनता है, फिर 1024 बाइट्स को मिला के एक KB, 1024 KB को मिला के एक MB, 1024 MB को मिला के एक GB, और इसी तरह हमारी मेमोरी वर्क करती है। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हो, हमारे पास है MB, GB, पेटाबाइट, TB, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, और जो हाईएस्ट मेमोरी अभी तक रिकॉर्ड करी गई है कंप्यूटर्स में वो है जियोबाइट। सो वेल, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कंप्यूटर मेमोरी के लिए, ताकि जब हम साइज कंपेयर करें हमारे डेटा टाइप्स का तब आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि बाइट क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इंटीजर टाइप ऑफ मॉडिफायर्स, कि इंटीजर्स में हम मॉडिफायर्स कैसे यूज करते हैं। सो वेल, एज यूजुअल आपको चार्ट में दिख रहा है टाइप्स, उनका अप्रॉक्स साइज और उसकी रेंज। तो सबसे पहले आता है शॉर्ट। शॉर्ट का अप्रॉक्स साइज होता है 2 बाइट्स, ऊपर दिया हुआ है, और उसकी रेंज होती है -32768 से लेके 32767 तक। फिर आता है हमारे पास अनसाइंड शॉर्ट, उसका भी सेम होता है, लेकिन उसकी रेंज शॉर्ट से ज्यादा होती है। अनसाइंड शॉर्ट की सेम होती है एज शॉर्ट, और उसका साइज भी सेम रहता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंट। इंट का साइज सेम रहता है, उसका अनसाइंड इंट भी सेम रहता है, बस उनके साइज में कभी कभार वेरिएशन आता है। आइदर कभी कभार वो 2 बाइट्स के होते हैं या फिर 4 बाइट्स के। C++ 11 स्टैंडर्ड में, बट आने वाले जो आप स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे कभी C++ के 17th हो गया, 14th हो गया, तो शायद वहां पे ये 4 बाइट्स के हो। फिर लॉन्ग का जो साइज होता है वो 4 बाइट्स का होता है, और उसकी रेंज भी उसके साथ में ही दी है। फिर अनसाइंड लॉन्ग जो होता है वो भी 4 बाइट्स का होता है, और उसकी रेंज जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लॉन्ग। फिर साइंड लॉन्ग जो है वो सेम होता है एज लॉन्ग, और उसका साइज भी 4 बाइट्स का होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टर टाइप्स मॉडिफायर्स। सो वेल, 4 का जो अप्रोक्सीमेट साइज होता है वो 1 होता है, 1 बाइट्स का होता है, और उसकी जो रेंज होती है वो 125 टू 127 कैरेक्टर्स की होती है। अनसाइंड 4 का भी 1 होता है और साइंड 4 का भी 1 होता है, बट अनसाइंड 4 में सारे कैरेक्टर्स आते हैं 256 फ्रॉम 0 to 255। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लोट टाइप मॉडिफायर। सो वेल, फ्लोट टाइप मॉडिफायर्स में अप्रोक्सीमेट साइज जो होता है फ्लोट का वो होता है 4 बाइट्स का, और उसकी रेंज वहां पे दी है। और एक और कॉलम है यहाँ पे, डिजिट ऑफ प्रिसीजन। मींस वी नो दैट कि फ्लोट जो हम यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, तो उसका प्रिसीजन मिलेगा हमें फ्लोट के लिए जब हम वो डेटा टाइप यूज करेंगे। उसी तरह डबल का जो साइज होता है वो 8 बाइट्स का होता है, और हमें इसमें प्रिसीजन 15 डिजिट का मिलेगा। और लॉन्ग डबल जो है वो 10 बाइट्स का होता है, और इसका साइज भी बहुत ज्यादा होता है, मींस रेंज भी बहुत ज्यादा होती है इसकी, और इसके अंदर हमें प्रिसीजन 19 डिजिट्स का मिलेगा। सो वेल, ये थे हमारे पास मॉडिफायर्स इन इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट। सो वेल, नाउ एक बार हम रूल्स देख लेते हैं असाइनिंग ऑफ डेटा टाइप्स। सो वेल, असाइनिंग शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, जब हम इंटीजर वैल्यू लें मीन विदाउट डेसिमल, और अगर उससे भी बड़ा चाहिए आपको तो उसके लिए हम लॉन्ग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोट और डबल। अगर हमें कोई डेसिमल वैल्यू रिप्रेजेंट करनी हो तो उसके लिए कोई कैरेक्टर इनपुट करवाना है अपने कीबोर्ड से, तो उसके लिए हम 4 यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है सिर्फ कोई एक सिंगल कैरेक्टर, आइदर इट्स 0, 1, A, B, C, D, जितने भी पॉसिबल कैरेक्टर्स होते हैं हमारे ASI में। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी कॉमाज मत यूज करना जब भी आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिख रहे हो। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 87,115 दिया है 87,115.95, इसके बीच में जो कॉमा है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ये डिराइव्ड डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? अभी तक हमने फंडामेंटल डेटा टाइप्स पढ़े, उसके मॉडिफायर्स पढ़े, फिर उनका साइज, उनकी रेंज देखी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिराइव्ड डेटा टाइप्स इन C++। सो वेल, डिराइव्ड डेटा टाइप्स जो होते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप्स को ही मिलके बने होते हैं। सो इसके अंदर हमारे पास आते हैं एरे, फंक्शंस, पॉइंटर्स, रेफरेंस एंड कांस्टेंट। सो वेल, इसके अंदर जो टॉप 3 हैं, एरे, फंक्शन और पॉइंटर्स, इनको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आगे जाके इन पे एक पूरा डिटेल्ड चैप्टर है जिसके अंदर हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको कांस्टेंट्स और रेफरेंस बता देता हूँ। सो वेल, कांस्टेंट जो है कीवर्ड है जो अप्लाई होता है डेटा टाइप्स, ताकि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो व्हाइल द प्रोग्राम रन हो रहा है चेंज ना हो। कांस्टेंट नाम से ही क्लियर है कि थ्रू आउट द प्रोग्राम जब भी रन हो रहा होगा तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसको डिक्लेयर करने का तरीका है कॉन्स्ट, जो कि कीवर्ड है, टाइप, डेटा टाइप, उसके बाद नेम ऑफ द वेरिएबल इक्वल्स टू वैल्यू जो आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने वेरिएबल। एक नोट करने वाली चीज है कि कांस्टेंट जो है उन्हें डिक्लेयर करते टाइम ही मींस वेरिएबल को जब भी आप डिक्लेयर करोगे तभी इनिशियलाइज कर देना, वरना उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोग्राम पे। सो वेल, नेक्स्ट आते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस नाम से ही क्लियर है कि एक रेफरेंस क्रिएट करना किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर वेरिएबल का, मींस एक ऑल्टरनेट वे में किसी वेरिएबल को
कॉल करना। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, वो होता है टाइप। टाइप मींस किस टाइप का डेटा टाइप है आपका। फिर एंड परसेंट मींस एक डिफरेंट वे में जो हम एंड लिखते हैं वो वाला सिंबल जो क्रिएट करता है रेफरेंस। फिर रेफरेंस वेरिएबल का नाम और उसे हम असाइन करते हैं दूसरे वेरिएबल के लिए जो कि पहले से डिक्लेयर है। बस इसमें नोट करने वाली चीज ये है कि आप रेफरेंस का रेफरेंस नहीं बना सकते। नो एरे ऑफ रेफरेंस एंड नो पॉइंटर टू रेफरेंस। अब इसी को ही मैं एक प्रोग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको ये इजीली आसानी से समझ आ जाएगा। सो वेल हम अपनी आईडी में आ चुके हैं और ये है वो प्रोग्राम जो रेफरेंस पे बेस्ड है। सो स्टार्टिंग से देखते हैं, मैंने इसे पहले से लिख दिया है। हमने अपनी ISO स्ट्रीम फाइल इंक्लूड करी यूजिंग नेम स्पेस std, जैसे हम नॉर्मल C++ प्रोग्राम मैंने आपको लिखना बताया है C++ 11th स्टैंडर्ड में। फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है टोटल के नाम से, और जो 5th लाइन है उसमें है रेफरेंस वेरिएबल। ये है हमारा रेफरेंस वेरिएबल। आप देख सकते हो इंट डेटा टाइप, फिर साथ में है एंड परसेंट, फिर रेफरेंस वेरिएबल का नाम जो कि है सम, और इक्वल्स टू है वो टोटल के। फिर 6th लाइन में हमने टोटल को एक वैल्यू इनिशियलाइज करी है जो कि है 100। अब हम दोनों की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, सम की भी और टोटल की भी। सो वेल इस प्रोग्राम को अब रन करके देखते हैं। रन। आप देख सकते हो सम की वैल्यू 100 है और टोटल की भी 100 है। सो लेट्स बिगिन। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो वेल नेक्स्ट जो आता है वो है यूजर डिराइव्ड डेटा टाइप। मींस ये वो डेटा टाइप्स हैं जो यूजर डिराइव करता है अपनी तरफ से। है ये C++ के पार्ट ही, पर इसे यूज करता है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। सो इसके अंदर आते हैं क्लासेस, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इनुमिरेशंस। सो वेल आप सोच रहे होंगे कि हम C++ कर रहे हैं लेकिन स्टिल स्ट्रक्चर्स C++ का पार्ट कैसे है। मैं आपको एक बात बता दूं, C++ जो है वो सुपर सेट है C का। मींस आप C++ में C की सारी चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन C के अंदर आप C++ की चीजें यूज नहीं कर सकते। मींस C++ के अंदर आप स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हो, यूनियन भी यूज कर सकते हो, इन्यूमरेशंस भी यूज कर सकते हो, लेकिन C के अंदर आप क्लासेस यूज नहीं कर सकते। सो वेल ये सारी चीजें भी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इन सारी चीजों पे पूरे चैप्टर हैं जहां पे हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे और इनके ऊपर हम लिखेंगे। सो वेल लास्ट में जो आखिरी चीज आती है डेटा हैंडलिंग की, वो है वेरिएबल्स। सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही समझ लो वेरिएबल्स के लिए कि वेरिएबल्स किस लिए यूज करते हैं। वेल वेरिएबल्स हम यूज करते हैं ताकि हम अपना डेटा जो है वो व्हाइल द प्रोग्राम हम जब लिख रहे होते हैं उसके अंदर स्टोर करवा सके। तो सपोज करो हमारे पास एक वेरिएबल है int a करके जिसकी वैल्यू है 10। सो int जो हो गया वो हमारा डेटा टाइप हो गया, i हमारा वेरिएबल का नेम और 10 जो है वो उसकी वैल्यू है। सो ये रहा एक तरह का डायग्राम जिस वे में कंप्यूटर मेमोरी में हमारी वैल्यू स्टोर होती है, जिसके अंदर मेमोरी एड्रेस जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को कंप्यूटर में, जिसे हम L वैल्यू भी बोलते हैं, प्रोनाउंस्ड एज L वैल्यू। फिर आता है डेटा वैल्यू। डेटा वैल्यू मींस जो एक्चुअल डेटा हमने प्रोवाइड करा है वेरिएबल को जो कि है 10। और नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएबल का नेम जिसे हम a कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे तो पॉइंटर का काम होता है वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करना। सो वेल पॉइंटर्स में हम और डिटेल में पढ़ेंगे मेमोरी एड्रेस से रिलेटेड चीजें। अभी के लिए सिर्फ ऊपर से समझ लो कि इस तरह से हमारा वेरिएबल डिक्लेयर होता है, कहां पे उसकी मेमोरी लोकेशन होती है और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे। और डेटा वैल्यू को हम R वैल्यू भी बोलते हैं, प्रोनाउंस्ड एज R वैल्यू। सो वेल नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। मींस वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करना सबसे सिंपलेस्ट है, अभी तक कर भी चुके हो आप। इट्स जस्ट डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम, दैट्स इट। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। और अगर आप साइंड अनसाइंड मॉडिफायर्स यूज करना चाहते हो वेरिएबल की डिक्लेरेशन में, तो बस उसे डेटा टाइप से पहले लिख देना। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको साइंड चाहिए तो साइंड इंट वेरिएबल का नाम, दैट्स इट। नीचे कुछ एग्जांपल भी दिए हैं जहां पे आप देख सकते हो किस तरह से हमने मॉडिफायर्स यूज करे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन में। नेक्स्ट और सबसे लास्ट चीज है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मींस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, उसको वैल्यू प्रोवाइड करना। तो ये दो तरीके से करते हैं हम, या तो आप प्रोग्राम के अंदर ही उसको वैल्यू प्रोवाइड कर दो या फिर यूजर से इनपुट करवाओ। उस पे हम प्रोग्राम कर चुके हैं प्रीवियसली। इनिशियलाइजेशन में कुछ नहीं, बस हमें उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है इक्वल्स टू ऑपरेटर के साथ। उसके अलावा नीचे 3 वेज दिए हैं, इस वे से भी आप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो इन 3 वेज में। सो वेल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये था पूरा डेटा हैंडलिंग इन C++। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं जरूर हेल्प करूंगा। तब तक के लिए मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। फॉलो करो हमें इंस्टाग्राम की, कोई ना कोई रोज अमेजिंग पोस्ट हम करते हैं इंस्टाग्राम पे। सब्सक्राइब करना चैनल को क्योंकि और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।